जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है अनुराग पांड्या और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं चाणक्य बुकलेट। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि आजकल एक बहुत बड़ा एक वर्ल्ड लेवल पे एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है बांग्लादेश का। और बांग्लादेश ने एक पूरे वर्ल्ड की जो न्यूज़ है वो इज़राइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट के बाद एक न्यूज़ को अपनी होल्ड में रखा हुआ है और पूरा वर्ल्ड इसको कवरेज दे रहा है, चूँकि बहुत ज़्यादा ये एक सीरियस सिचुएशन है बांग्लादेश की इस वक्त। और इस पे इसके डिफरेंट बहुत सारे डिफरेंट साइड्स हैं, बहुत सारे डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं कि क्यों ये सब हो रहा है और बांग्लादेश में आखिर चल क्या रहा है। आखिर ऐसा क्यों है कि अभी प्रॉपरली 53-54 ईयर्स हुए हैं बांग्लादेश के बने हुए, और उसके बावजूद इतना अभी तक कि क्यों स्टेबल नहीं हो सका कि अभी भी सिविल राइट्स और बहुत हद तक ये भी कह सकते हैं कि जेनोसाइड हो रहा है, सिविल वॉर हो रही है वहाँ पे। और अब अनफॉर्चुनेटली उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी उन्होंने भी रिज़ाइन कर दिया है और आर्मी ने वो जो जगह है वो अपने होल्ड में ले लिया, पूरी गवर्नमेंट और पूरा सेटअप। ऐसा सब क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण है और इसके पीछे कौन सी ऐसी बात है जो कि स्टूडेंट इतना ज़्यादा भड़क उठे हैं और पूरे बांग्लादेश को उन्होंने कवर किया हुआ है। और आखिरकार एक प्राइम मिनिस्टर जो कि बहुत बड़ी सीट है किसी भी कंट्री की, उसको अपनी कुर्सी से हाथ धोना पड़े, इसके पीछे क्या कारण है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया इसमें नेबर तो है, लेकिन इंडिया के पास इतना ज़्यादा ये क्यों आ रहे हैं। उनकी जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी इंडिया में आई हैं और उनके जो स्टूडेंट्स हैं, और बहुत बड़ी जो इंडिया के लिए डिस्टर्बिंग फैक्टर है वो ये है कि लगभग 1 करोड़ यानी 100 लाख के करीब जो हिंदू कम्युनिटी है वो बांग्लादेश से माइग्रेट करके अब इंडिया आना चाहती है। लोग आजकल माइग्रेट करने के लिए बहुत सारे देश देखते हैं, और ऐसे जिस सिचुएशन में जिसमें बहुत सारी नाजुक सूरत हाल हो, कंडीशन बहुत ज़्यादा अजीब हो, तो लोग माइग्रेट करके डिफरेंट कंट्रीज़ में जाना चाहते हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ वाली साइड पर जाना चाहते हैं। लेकिन बांग्लादेश ने ऐसा क्या है कि वो इंडिया की तरफ माइग्रेट कर रहा है। अगर इंटरनेशनल लेवल पे बात की जाए तो इसको कैसे कवरेज किया जा रहा है, इसको मीडिया कैसे कवर कर रहा है और क्या बाकी ऐसे फैक्टर्स हैं, इन सबको डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। चलिए इसके इस सारी चीज़ के ज़रा स्टार्ट में जाते हैं, ज़रा हिस्ट्री में जाते हैं कि जब बांग्लादेश बना था तो तब भी जो इनके फाउंडर हैं जो शेख मुजीबुर रहमान, उन्होंने भी इंडिया की हेल्प ली थी, और इंडिया के बगैर बांग्लादेश का कोई भी वजूद या कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं होनी थी। और इंडिया ने ही बांग्लादेश का बहुत ज़्यादा साथ दिया था, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था इसकी फ्रीडम में। जो पाकिस्तान के कुछ एक्सट्रीमिस्ट आर्मी जनरल्स थे और कुछ पॉलिटिशियंस थे, उनके साथ मिलकर उनसे जान छुटवाने में इंडिया ने साथ दिया था, और इंडिया ने बहुत स्ट्रॉन्ग उनका साथ दिया था, किसी किस्म की ज़्यादा जेनोसाइड नहीं होने दी और बहुत हद तक कीमती जानों से भी बचा लिया था। उस वक़्त जब पाकिस्तान की आर्मी जो कि अटैक कर रही थी, उस वक़्त आर्मी चीफ़ थे वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, और बहुत सारे लोग ऐसे कहते थे कि आर्मी चीफ़ जो पाकिस्तान के उस टाइम पे थे, उनका ये एक बहुत फ़ेवरेट सेंटेंस था कि इन बंगालियों को मैं छोड़ूंगा नहीं, इन बंगालियों को मैं सबक सिखाऊंगा। ये 2-3 सेंटेंसेस हमेशा उनके मुंह पर रहते थे, क्योंकि वो अपने राइट्स के लिए तब भी लड़ रहे थे। और ऐसी सिचुएशन आई थी तो शेख मुजीबुर रहमान ने अपना जो अपने असाइलम के तौर पे इंडिया की तरफ रुख किया था और इंडिया से बहुत ज़्यादा हेल्प ली थी। ये सारे जो लोग हैं जो बांग्लादेश की साइड है, आप देख सकते हैं कि ये सारे इंडिया की तरफ मूव हो सकते थे और इंडिया के साथ मर्ज हो सकते थे उस टाइम। लेकिन इंडिया इतने ज़्यादा लोगों को उस वक़्त इकोनॉमिकली भी और बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली भी और एक रेफ्यूजी के तौर पे नहीं ले सकती थी। रेफ्यूजी जब कोई भी बहुत बड़ी अमाउंट में लोग अपने कंट्री से दूसरे कंट्री जाते हैं तो उनके पास बहुत सारी चीज़ें ऐसी नहीं होती। तो इंदिरा गांधी ने उस वक़्त यही डिसाइड किया था कि इनको अपना एक सेपरेट कंट्री में ही रखा जाए, जो बंगाल की साइड से है, जो बांग्लादेश का नाम जिसका रखा गया, यही डिसाइड किया गया था। हाँ, लेकिन पाकिस्तान से उनकी जान छुटवाने के लिए बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स पर काम किया गया था जो कि बांग्लादेश आज भी एहसानमंद है, और आज भी इवन कि जब दोबारा से दंगे फसाद हुए हैं तो उनको अपनी जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी जो बड़ी सीट्स हैं, जो प्राइम मिनिस्टर हैं, इवन उस वक़्त के प्राइम मिनिस्टर शेख मुजीबुर रहमान की जो डॉटर हैं, बट वो भी इस वक्त इंडिया के पास ही आई हैं। तो इस ये एक टर्म से असाइलम भी है, और ये एक टर्म से इंडिया के लिए भी एक पॉइंट है कि इंडिया को सब लोग इतना सिक्योर समझते हैं कि दंगे फसाद के बाद भी इंडिया का ही रुख करते हैं हेल्प के लिए।
अगर अब एक और फैक्टर देखा जाए तो ऐसा क्या बात थी दोस्तों, ये जो दंगे चल रहे थे बांग्लादेश में, ये किसी से ढके छुपे नहीं थे। उस वक़्त की जो बांग्लादेश की पॉपुलेशन थी, उन्होंने बहुत ज़्यादा फ़ाइट करके पाकिस्तान से फ्रीडम गेन किया था। पाकिस्तान के एक एक्सट्रीमिस्ट थॉट्स से फ्रीडम गेन किया था, और उस वक़्त बहुत ज़्यादा उन्होंने सख्तियों का या बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ का, हर्डल्स का सामना किया था, और फिर अपना एक सेपरेट कंट्री गेन किया था। अगर हम देखें तो उस वक़्त भी ऐसी कुछ चीज़ें थीं जो कि बिल्कुल इम्पॉसिबल नज़र आती थी, लेकिन इंडियंस ने इनका साथ दिया, और उस वक़्त के जो बांग्लादेश के लोग थे उन्होंने बहुत ब्रेवली इसको फ़ाइट किया और विन किया। अब उस फ़ाइट के बाद जो वहाँ की गवर्नमेंट थी, और कुछ पॉलिसीज़ ऐसी बनाई गई जो कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी। उस वक़्त तक या किसी हद तक या किसी समय तक वो पॉलिसीज़ तो सही रह सकती थी, लेकिन बाद में जो पॉलिसीज़ देखने में आई थी वो बहुत डिफ़िकल्ट थी, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग या अलार्मिंग थी। एक नॉर्मल पर्सन के लिए ये मानना तो बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा। आप जैसा जानते हैं कि इंडिया में बहुत सारे एक्टर्स होते हैं जिनके बच्चे आगे फिर एक्टर बनते हैं, तो उनको काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया जाता है। सेम अगर इंडिया के कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने बच्चों को फेवरेट पोजीशन पे रखते हैं। ये ब्यूरोक्रेट्स के मामले में, बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर्स के मामले में ये केस देखने में आता है। अपने बच्चों को वो एक ख़ास गवर्नमेंट की पोजीशन दे देते हैं, तो ये आम जनता के लिए अच्छा नहीं समझा समझा जाता, और इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है हमेशा। डेफिनेटली वो मेरिट के अगेंस्ट होता है। तो उस वक़्त की जो बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने एक पॉलिसी बना दी थी कि जो जिन लोगों ने फ्रीडम के लिए काम किया, कंट्री के फ्रीडम के लिए, उनको एक ख़ास कोटा दिया जाएगा गवर्नमेंट जॉब्स में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि गवर्नमेंट जॉब एक बहुत, इंडिया में भी, बांग्लादेश में भी, पाकिस्तान, श्रीलंका और नेपाल में बहुत ज़्यादा डिमांडेड जॉब्स हैं, बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड ये बहुत ज़्यादा डिमांडेड जॉब्स होती हैं, और बहुत ज़्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती हैं गवर्नमेंट ऑफिसर्स को। अब उनके बच्चे फ्रीडम फाइटर्स के, और आगे से उनके बच्चों को भी ये सहूलतें दी जा रही थी, ये फैसिलिटीज़ दी जा रही थी, और ये कोटा एक बहुत ज़्यादा अमाउंट में था, तो ये मेरिट के बहुत ज़्यादा अगेंस्ट भी था। बहुत सारे पब्लिशर्स ने ये प्रिंट किया है कि कुछ ऐसे लोग भी थे जो कि उस कोटे पे इस तरह फिट उठ रहे थे कि वो एजुकेशन लेवल में बहुत ज़्यादा वीक थे, बहुत ज़्यादा पीछे थे, और उनको वो गवर्नमेंट सीट मिल गई जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, कि वो उसी उन्हीं फ्रीडम फाइटर्स की आगे नस्ल में से या उनके बच्चे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा एक डिस्टर्बिंग सिचुएशन होती है जब आप डिज़र्व वंस को सीट्स नहीं देते, रिज़र्व वंस को दी जाती हैं, नॉट डिज़र्व वंस। डिज़र्व मीन्स जो मेरिट पे हो, और रिज़र्व को दे दें। रिज़र्व मतलब किसी के लिए आपने फ़िक्स की है कोटा के तौर पे, तो ये क्या, ये एक अलार्मिंग सिचुएशन होगी कंट्री के लिए। इसे ज़रूरत से ज़्यादा तो नहीं दी जा सकती। तो गवर्नमेंट जब चलाना या पूरे देश चलाने की बात होती है, तो ये बड़ा एक सेंसिटिव केस होता है, और ज़्यादा करप्शन इसी वजह से होती है कि सीट्स पर ऐसे लोग बैठ जाते हैं जो मेरिट पर नहीं होते, जो कि मेहनत करके आगे नहीं आए होते, और मिडिल क्लास लोग इस पर बहुत ज़्यादा फाइट करते हैं। चूँकि स्टूडेंट को अपनी ये सब चीज़ें नज़र आ रही थी कि आगे हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, हमें अपनी जो पढ़ाई की मेहनत का जो रिज़ल्ट है, जो फल हमें मिलना है, वो इस तरह मिल रहा है कि हमारे अलावा जो लोग हैं वो मेरिट पे भी नहीं है, और उनको गवर्नमेंट की अच्छी अच्छी सीट्स मिल रही हैं, कोई ऑफिस में, गवर्नमेंट ऑफिस में, गवर्नमेंट पुलिस के डिपार्टमेंट में, या आर्मी के डिपार्टमेंट में सीट्स मिल रही हैं। सो दैट्स नॉट फेयर। उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट करना शुरू किया, और वहाँ की जो बांग्लादेश की गवर्नमेंट थी, यहाँ पे उन्होंने एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी। और वो मिस्टेक ये की कि उन्होंने वहाँ पर एक स्टूडेंट को, पहले स्टार्टिंग में या दो स्टूडेंट्स को इतना बैडली, इतना रूडली बिहेव किया, फेस किया, कि उनकी डेथ हो गई, जो कि एक बहुत ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन थी। जब भी किसी की राइट्स में या प्रोटेस्ट में डेथ होती है, तो इस चीज़ को कम नहीं किया जाता, बस बल्कि इस चीज़ को हवा दी जाती है, और बढ़ाया जाता है, और फिर गवर्नमेंट के लिए वो चीज़ संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, क्रिटिकल हो जाती है। इस मौके पे गवर्नमेंट क्या करती है कि उनसे बजाय उनसे बात करने के, कुछ डायलॉग्स करने के, या उनके कुछ पॉइंट्स किसी हद तक मानने के, या कोटा सिस्टम कम करने के, चूँकि सारी मशीनरी तो इसमें इन्वॉल्व है। जो गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रही थी वो भी पुलिस थी, गवर्नमेंट जॉब्स वाली, और बाकी जो इदारे थे, जो इंस्टीट्यूट्स थे, वो भी
वही थे जो उनके हक में थे। वो कैसे चाहेंगे कि हमारे बच्चों को जॉब्स ना मिलें, और जो कि ये 50 ईयर्स से ये सिस्टम चलता आ रहा था, तो उनके लिए एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल था। तो सब ने मिल के, जो प्रोटेस्टर्स थे उनके ख़िलाफ़ काफ़ी ज़्यादा एक वायलेंट वे में बिहेव किया, और उनके अगेंस्ट जाते हुए कुछ स्टूडेंट्स की डेथ भी हो गई। और न्यूयॉर्क टाइम्स के आर्टिकल्स के मुताबिक ये डेथ काफ़ी ज़्यादा नंबर्स क्रॉस कर गई। इवन एक पब्लिशर ने, जो यूरोपियन पब्लिशर है, उन्होंने मेंशन किया है कि ये डेथ ऑलमोस्ट 100 का जो आंकड़ा है वो क्रॉस कर गई है, यानी 100 प्लस डेथ्स एक सिटिंग गवर्नमेंट एक सिटीज़न के ख़िलाफ़ कर रही है। तो ये जेनोसाइड या सिविल वार से कम नहीं है, जो और एक काफ़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। और ये सब के बावजूद जो हम देख रहे हैं, जो पूरी कंट्री की सिचुएशन है वो फुल ऑफ फायर है। कंट्री इज़ फुल ऑन फायर। हर जगह दंगे फसाद और बहुत ज़्यादा रूड बिहेवियर, बैड बिहेवियर, शाउटिंग और पत्थर एक दूसरे पे फेंकना, ये बहुत ज़्यादा देखने में आ रहा है। और बहुत ज़्यादा इसको पूरे वर्ल्ड लेवल पे ये एक इमेज, बहुत बुरा इमेज दिया जा रहा है। तो अनफॉर्चुनेटली इन द एंड ये हुआ कि बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर हैं हसीना वाजिद, उनको रिज़ाइन करना पड़ा, उनकी सीट उनको छोड़नी पड़ी। एक बात मैं आपको क्लियर करता जाऊँ कि ये बहुत ज़्यादा लविंग नेशन थी इस पॉलिटिकल पार्टी की। लेकिन अब कुछ पिछले चंद सालों में अगर देखा जाए, तो जैसे बांग्लादेश ने क्रिकेट में फ़ेम हासिल किया है, क्रिकेट में बहुत ज़्यादा बूस्ट अप हासिल किया। आज से अगर 10 साल पहले, 15 साल पहले बांग्लादेश वाज़ नॉट दैट टीम। एक बहुत ज़्यादा माइनर टीम कंसीडर की जाती थी, टॉप 10 में बहुत मुश्किल से जगह बना पाती थी बांग्लादेश। लेकिन इन्होंने इतना ग्रूम किया, अब इनके पास टॉप प्लेयर हैं, शकीब अल हसन जैसे बहुत बड़े बड़े प्लेयर हैं। और इसके अलावा अंडर 19 का एक वर्ल्ड कप भी बांग्लादेश की टीम जीत चुकी है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। यानी अगर वही अंडर 19 क्रिकेट जो वर्ल्ड कप बांग्लादेश जीती है, वही प्लेयर्स जब मेन टीम में होंगे तो वो भी पूरी एफर्ट करेंगे। मेन का जो नॉर्मल वर्ल्ड कप है, वनडे वर्ल्ड कप, उसमें भी ज़ाहिर है टफ़ टाइम देंगे अदर टीम्स को। अगर उन्होंने उन्हीं प्लेयर्स को अंडर 19 में टफ़ टाइम दिया, तो वो अपकमिंग टीम्स को भी टफ़ टाइम देंगे। तो अब ये सारी चीज़ें बांग्लादेश की जो जनरेशन है ये सब चीज़ें देख रही है और ग्रूम कर रही है। और कोटा सिस्टम बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग था। इन द एंड नतीजा यही निकला कि बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर उन्होंने रिज़ाइन किया। ये भी एक अलार्मिंग सिचुएशन थी। और अनफॉर्चुनेटली सबसे जो एक फ़नी बात मैं तो इसको कहूँगा, क्योंकि इंडिया में कभी ऐसा हुआ नहीं और बाकी कंट्रीज़ में भी ऐसा नहीं होता। आर्मी ने कंट्री का एक होल्ड ले लिया और आर्मी अब कंट्री का सिस्टम देखेगी। देखिए मेरी बात सुनिए, आर्मी का जो काम है वो वही काम करती है, कर सकती है, और वही काम करते अच्छी लगती है आर्मी। अगर आर्मी आपकी सिक्योरिटी के लिए है और वो उसको हम असेंबली की कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बताएं और उसको उस चीज़ में एक्सपीरियंस भी ना हो, तो दैट्स सो डिफ़िकल्ट फॉर दैट आर्मी। और हम सब जो देश के लोग हैं वो अपनी आर्मी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, जनता आर्मी से बहुत मोहब्बत करती है। लेकिन आर्मी अगर इस तरह का काम करे कि जो उसका कभी एक्सपीरियंस ना हो और वो कभी भी नहीं चला सके, कि बहुत मुश्किल होता है। ये जो चीज़ है वो बांग्लादेश ने कुछ पाकिस्तान से अभी तक अडॉप्ट किए रखी है, क्योंकि पाकिस्तान में भी मार्शल लॉ लग चुका है 3 से 4 दफ़ा। अब कुछ लोग यहाँ पे पूछेंगे क्वेश्चन कि मार्शल लॉ क्या होता है। सेम सिचुएशन जैसे बांग्लादेश की इस वक्त, सेम सिचुएशन पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली अब इसको क्या कहें कि 3 to 4 टाइम्स पाकिस्तान में हो चुकी है। यानी कि जो जब पॉलिटिशियन सही से डिलीवर नहीं कर रहे, तो आर्मी वहाँ पे इतना होल्ड रखती है कि आर्मी ने वो डिलीवर किया और आर्मी ने पूरी गवर्नमेंट चलाई। और सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इलेक्टेड पॉलिटिकल पार्टीज़ बाय यूथ, बाय इलेक्शंस, उन सबको आर्मी ने साइड लाइन करके ख़ुद कंट्री को होल्ड लिया और चलानी शुरू कर दी। ये काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग, ये बाकी कंट्रीज़ में नहीं होता। ये दोनों चीज़ों में, ये दोनों फैक्टर्स बाकी कंट्रीज़ में नहीं होती। पहले आर्मी का होल्ड ले लेना, और दूसरी चीज़ इंटरम जो गवर्नमेंट होती है, जिसको केयर टेकर गवर्नमेंट भी बोला जाता है, वो सिर्फ पाकिस्तान में और अब बांग्लादेश में भी देखने में आ रही है। तो इस केस में बांग्लादेश ने ये चीज़ पाकिस्तान से अडॉप्ट की है। अब अब इस वक्त जो सिचुएशन है, जो आर्मी ने ओवरटेक किया हुआ है इस वक्त करंटली, जो पाकिस्तान में भी जो सिचुएशन है वो भी आर्मी के ही कंट्रोल में है। आर्मी के ही पपेट्स होते हैं पॉलिटिकल लीडर्स,
इमरान खान की जो गवर्नमेंट गिराई गई है उसके पीछे भी आर्मी ही है, ये सब जानते हैं बहुत अच्छे से, जो पाकिस्तान के न्यूज़ आर्टिकल्स वगैरह देखते रहते हैं और पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल एनालिसिस के व्यू से देखते हैं। वो ये सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि आर्मी को ही इमरान खान की गवर्नमेंट लाने में हेल्प कर रही थी, और आर्मी इस वक्त एक बहुत बड़ा फैक्टर थी इमरान खान की गवर्नमेंट गिराने में। और इस वक्त भी इमरान खान जो कि फॉर्मर बहुत फेमस क्रिकेटर भी हैं, वर्ल्ड कप के विनिंग वर्ल्ड कप के कैप्टन भी हैं पाकिस्तान के, और ओनली वर्ल्ड कप जो ओडीआई वर्ल्ड कप पाकिस्तान का उसके कैप्टन थे। और इस उनको इस वक्त उन्होंने जेल में डाला हुआ है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव वे में इनको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। इसके पीछे भी आर्मी का ही हाथ है, और बांग्लादेश भी इस वक्त आर्मी के होल्ड में और पाकिस्तान भी आर्मी के होल्ड में। तो अब ये दोनों फिर से पैचअप करने की कोशिश तो करेंगे, और क्योंकि इन दोनों की सोच अभी भी एक ही तरह की है। और पिछले दिनों में ये एक बड़ा फैक्टर देखने में आ रहा था पिछले 7-8 सालों में, कि इन बांग्लादेश की तरफ से इंडिया को कुछ एक नेगेटिव हेट और कुछ ज़्यादा मतलब अनफॉर्चुनेट किस्म का हेट देखने में आ रहा था। इवन दो कि बांग्लादेश ने हमेशा इंडिया को सपोर्ट किया है गवर्नमेंट लेवल पे, फॉरेन पॉलिसीज़ के लेवल पे, लेकिन जो आम पॉपुलेशन है, जो आम जनता है, उसके बारे में अगर देखा जाए तो जनता ने इंडिया की जनता को काफ़ी नफ़रत भी दिखाई है नॉर्मली। जो बंगाल साइड है, वेस्ट बंगाल है और जो कोलकाता है, वहाँ पे इंडियन पॉपुलेशन ने इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। इवन के बहुत सारे नेगेटिव वेज़ में भी, बहुत सारी चोरी छुपे रास्ते में भी आ जाते हैं। पिछले दिनों एक यूट्यूबर की, एक बंगाली यूट्यूबर की वीडियो भी बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी कि इंडिया में आने का बड़ा आसान तरीका, नेगेटिव वे, खुफिया रास्ता, जिस तरह की वीडियो थी, और नीचे वो पाइप के ज़रिए आ रहा था सीधा, उसको वीज़ा भी नहीं चाहिए था, और वो इंडिया में थोड़ी देर रहा और चला गया। इंडिया ने बहुत सॉफ्ट कॉर्नर हमेशा बांग्लादेश के लिए और अफ़गानिस्तान के लिए रखा है, इवन पाकिस्तान के लिए भी रखा है। पाकिस्तान अपनी शरारतों से बाज नहीं आता। हाँ, ये लोग थोड़ी कम शरारतें करते हैं। इनकी बजाय नेपाल काफ़ी सूटेबल रहता है इंडिया के साथ, और अफ़गानिस्तान बहुत सूटेबल रहता है। बांग्लादेश की आम जनता वो इंडिया से काफ़ी नफ़रत करती है, ये एक हार्श ट्रुथ है। वो पाकिस्तान को अभी भी इमोशनली अपना गुरु समझते हैं, और यही गुरु समझते हैं उन्होंने उनकी फ़ौज को भी, अपने फ़ौज को उसी तरह डील करना शुरू कर दिया। अलबत्ता इनका गुजारा नहीं है, ये बिल्कुल भी इंडिया के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते, उनको पता है इस चीज़ का। दैट्स वाई 100 करोड़ के करीब हिंदू इस वक्त, 1 करोड़ के करीब, सॉरी मैं कुछ ज़्यादा बोल गया अमाउंट में, ये 1 करोड़ के करीब जो हिंदू हैं वो माइग्रेट करना चाह रहे हैं इंडिया वाली साइड पे बांग्लादेश के, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। ये बहुत बड़ा, ये चाहें तो बहुत सारी इनकी सराउंडिंग में कंट्रीज़ है बांग्लादेश की, जो कि बहुत ज़्यादा डेवलप भी हैं और बांग्लादेश जैसी सिचुएशन में भी हैं, यानी इतना कि अच्छी सिचुएशन में नहीं और इतनी बुरी सिचुएशन में नहीं। लेकिन वो उन सबको छोड़ के इंडिया में क्यों आना चाह रही हैं? नेपाल में भी जा सकती हैं, मतलब वो सब हिंदू कम्युनिटी। उस हिंदू के नाम पे आपने कभी ये सोचा कि कितने मुसलमान पाकिस्तान की बजाय इंडिया आना चाह रहे हैं? कितनी क्रिश्चियन कम्युनिटी इंडिया आना चाह रही है? ये जो वर्ल्ड लेवल पे ये जो न्यूज़ वायरल हुई है, ये हिंदू कम्युनिटी का नाम लेके वायरल हुई है, लेकिन इसके पीछे बहुत सारे पाकिस्तानी भी, जो कि पाकिस्तान से बांग्लादेश को शिफ्ट हुए हैं, बहुत सारे मुस्लिम भी जो बांग्लादेश में रहते हैं वो भी इंडिया आना चाह रहे हैं, ड्यू टू लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ इन इंडिया एंड लॉट ऑफ business in India, और lot of a very good image of India in all over the world। लास्ट डेज में भी जो अंबानी फैमिली की जो शादी थी, हम सब ने देखा कि पूरी दुनिया के वहाँ पे एलीट क्लास के लोग भी आए हुए थे। तो इंडिया की गवर्नमेंट को चाहिए, जो करंट गवर्नमेंट है, वो हिंदू कम्युनिटी के बारे में ज़रूर सोचे, और वहाँ के जो कुछ ऐसे लोग जो इंडिया के साथ सिंसेयर हैं उनके बारे में भी कुछ सोचे। हाँ, हम माना कि हम इन सब को तो नहीं रख सकते, लेकिन इनके लिए हम मिल के काम करने के वाले से, और अगर हम ऐसा भी सोचें कि अगर हमने इनको इंडिया में एज ए रेफ्यूजी रखना है या असाइलम के तौर पे रखना है, तो हमारी जो गवर्नमेंट है, ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है और एक रिक्वेस्ट भी है इंडियन गवर्नमेंट से, कि हमारी गवर्नमेंट को या हमारे कोटे सिस्टम को इनके साथ ऐसे अटैच ना किया जाए कि ये थोड़ा सा विक्टिम कार्ड दिखाते हुए हमारी कुछ सीट्स ले सकें या कुछ भी, क्योंकि बाद में तो इन्होंने फिर पाकिस्तान के साथ मिल जाना है, या इनको हमदर्दी पाकिस्तान जैसी हो जानी है पाकिस्तान के साथ ही। तो जो इस वक्त हिंदू कम्युनिटी के लोग आ रहे हैं, तो वो भी इस चीज़ का ख्याल रखें और इंडिया को पूरा पूरा सपोर्ट दें। इंडिया हर कंट्री के बुरे वक्त में उनके साथ आया,
उनके साथ काम भी करेगा और आगे उनकी तरक्की के लिए हाथ भी बटाएगा और बहुत सारी जॉब्स भी पैदा करेगा। जैसे यहाँ पे इंडिया के लिए पैदा हुई हैं कुछ जॉब्स इंडिया में भी। प्रॉपरली अगर हम कहें कि जॉब इतनी कि सबको दी जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बहुत बड़ा देश है, लेकिन मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज़ पैदा की जाती हैं जॉब्स के लिए। अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे एवरीवन।